पांडे जी, मणिशंकर पांडे, सीट शेयरिंग पर जब आप सवाल पूछते हैं एनडीए गठबंधन के हवाले से, तो जमुई से कौन चुनाव लड़ेगा, हाजीपुर से कौन चुनाव लड़ेगा, किसको कितनी सीटें मिलेंगी, यही सिर्फ फुटअव्वल एनडीए में है। गरिमा जी, लोक जनशक्ति पार्टी का गठबंधन एनडीए से हुआ है और हमारे यहाँ सीट का किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। ये पार्टी अपना तय कर लेगी कि कहाँ से हमारी पार्टी कहाँ से चुनाव लड़ेगी, इसमें कोई सवाल नहीं है। अभी केसी त्यागी जी बोल रहे थे, उनकी बात मुझे बड़ी पसंद आई। उन्होंने कहा कि ये मणिशंकर पांडे, ये सत्य कहाँ से उजागर हुआ? अभी थोड़े दिन पहले आप ही के यहाँ पर जो चिराग पासवान की, पशुपतिनाथ पारस की आंखें तक दो चार नहीं हुई, पशुपतिनाथ पारस ने खुली चुनौती दी, हाजीपुर से लड़कर दिखाए चिराग पासवान। गरिमा जी, ये पार्टी के गठबंधन, आवाज सुन रही हूं मैं आपको। हाँ, पार्टी के अंदर गठबंधन का सवाल है, इसमें कोई विवाद नहीं है। हाँ। कहाँ से पशुपति पारस जी लड़ेंगे, कहाँ से चिराग जी लड़ेंगे, ये सारी चीज़ें सब तय होगी। ये कोई बहुत विवाद का विषय नहीं रह गया है और ये पार्टी तय कर लेगी। मैं सिर्फ आप जिस विषय पर बात शुरू हुई थी, मैं वो बात कहना चाह रहा था कि इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन की स्थिति ये है कि एनडीए गठबंधन अपने चुनाव को लेकर के तेज़ी से ट्रेन पर सवार होकर के चल दिया है और इंडिया गठबंधन अभी टिकट कटाने का प्रयास कर रहा है कि हमारा टिकट कट जाए, हम ट्रेन में सवार हो जाएं। ये गठबंधन इतना पीछे है। अभी त्यागी जी ने कहा कि हमारे यहाँ 10 नेता हैं। नहीं, इतना प्रोग्रेसिव अलायंस है मणिशंकर पांडे, क्या दशा होगी? इतना प्रोग्रेसिव अलायंस है तो तमिलनाडु की वो पार्टी जो बैलेंस कर रही थी, डीएमके इधर था, एआईएडीएमके आपके साथ थी, वो पार्टी ट्रेन क्यों छोड़ गई? फिर आप ट्रेन पर चढ़कर चल चुके हैं। देखिए मैडम, ये तो चुनाव के दौर में मैं आपको बताऊं, अभी आया राम गया राम, अभी आया राम गया राम, चुनाव के दौर में ये चलता रहेगा और हर राज्यों में इसी तरह से, हर पार्टी में आप देखिएगा ये सिलसिला। जब लोकसभा का चुनाव आता है या विधानसभा का चुनाव आता है तो जहाँ जहाँ गठबंधन है उस तरह से सिलसिले बदलते रहते हैं, लोग आते जाते रहते हैं। मैं सिर्फ आपसे ये बात को कहना इसलिए चाहता हूँ, जब आप देखी होगी चुनाव के दौर में पार्टी बहुत से लोग छोड़ के जाते हैं, बहुत से छोड़ के आते हैं, पार्टियों का शेयरिंग होती है। तो ये इस तरह से तमिलनाडु होगा चाहे किसी और राज्यों में होगा, इसमें सब चलता रहेगा। चलिए, यानी कि आपने कम से कम ये माना। बात को जरूर कहना चाहता हूँ, हमारी मोदी जी के नेतृत्व में हमारा जो गठबंधन है वो सशक्त है, मजबूत है और पूरे देश का विश्वास है। और लेटेस्ट में अभी G20 का जो G20 हुआ है, अभी महिला विधेयक पास हुआ है, अभी कारीगरों के लिए मोदी जी ने जो किया है, रोज प्रतिदिन जो मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहा है, गठबंधन काम कर रहा है, उसका प्रभाव पूरे देश पर है। और इंडिया यानी कि एनडीए जो गठबंधन है, शेयरिंग होने दीजिए, उसमें भी पार्टियां अपने आप को सुरक्षित, सशक्त, विजयी भव का आशीर्वाद लेते हुए नहीं देख रही है, वहां से भी निकल ले जा रही है। केसी त्यागी जी। गरिमा जी, पांडे जी बहुत सीनियर साथी हैं, मैं उनको संबोधित करना चाहता हूं कि मैं 40-45 साल तक रामविलास जी के साथ और मैंने इकट्ठे 74 से चौधरी चरण सिंह से लेकर के और वीपी सिंह तक साथ राजनीति की है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो महिला आरक्षण है उसमें कोटा के अंदर कोटा होना चाहिए, यानी कि पिछड़ी जाति की महिलाओं के लिए आरक्षण की सुविधा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? एलजेपी का क्या स्टैंड है? मणिशंकर पांडे जी। मणिशंकर पांडे जी, त्यागी जी इस पे रिजर्वेशन के लिए जी आप ही से सवाल है। त्यागी जी ने सवाल किया है कोटा टू कोटा रिजर्वेशन के लिए। अभी तो डिलिमिटेशन की बात होगी, जनगणना की बात होगी, अभी इस पे चर्चा के लिए बहुत से समय हैं
और गलत। अभी सिर्फ रिजर्वेशन हुआ है, महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया है, और अभी गाड़ी चली है किसी तरह से। 27 साल से जो पेंडिंग पड़ा हुआ था उसको माननीय मोदी जी ने लोकसभा में और विधानसभा में इसको पास किया है। पांडे जी, मणिशंकर जी, गठबंधन की मजबूरी नजर आ रही है की है। पांडे जी, ठीक है, पांडे जी नहीं, कोई मजबूरी। पांडे जी, रामविलास त्यागी पासवान जी, मेरे लेट दोस्त, मेरे स्वर्गीय दोस्त रामविलास पासवान इज ऑन रिकॉर्ड ऑन सेइंग कि महिला आरक्षण में पिछड़ी जातियों का कोटा अगर नहीं होता तो इसका कोई मतलब नहीं है। आप रामविलास पासवान जी के इस वक्तव्य से सहमत हैं, हाँ या ना? नहीं, बिल्कुल सहमत है, बिल्कुल सहमत है, मैं सहमत हूं। लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अभी ये सिलसिला अभी जारी होगा। अभी तो सिर्फ महिला आरक्षण बिल पास हुआ है। विरोध तो आपको करना चाहिए था मणिशंकर जी, लेकिन ये गठबंधन की मजबूरियां कई दफा फंसती है। तुहिन सिन्हा, ठीक है, तुहिन सिन्हा, जब इतना सशक्त बीजेपी का नेतृत्व है, 303 ऑलरेडी आपके पास हैं, तो फिर ऐसी पार्टियों को साथ लाने का मकसद क्या है? 25 पार्टियां तो ऐसी हैं जिनके पास एक भी सांसद नहीं। जेडीएस जैसी पार्टी को आप साथ ले आ रहे हैं कर्नाटक में। हमारे साथ जो पार्टियां जुड़ रही हैं, नहीं, हमारे सबसे पहले तो मैं कांग्रेस को जवाब दे दूं। कांग्रेस को लगता है कि अगर मोदी जी शाम के सूरज हैं 6 बजे के, तो मैं उनको बता दूं कि राहुल गांधी अमावस्या की रात थे, अमावस्या की रात रहेंगे, और वैसे ही वो उनका बाकी जीवन कटने वाला है। ठीक है। दूसरी बात, जो पार्टियां हमारे साथ आ रही हैं, भले वो एलजेपी हो या कोई भी अन्य पार्टी हो, वो इसलिए आ रही हैं क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व पर उन्हें आस्था है, वो भारत का बेहतर भविष्य चाहती हैं। और तमिलनाडु की पार्टी छोड़ क्यों जाती है आपको? के लिए काम करना चाहती है, वो सनातन धर्म पर प्रहार नहीं करती है, वो भ्रष्टाचार से जो साथ आया वो इसलिए नेतृत्व पर भरोसा है। तो AIADMK छोड़ क्यों गई? AIADMK ने नहीं छोड़ा है। जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, मतभेद मतलब जिंदा है लोग। अगर अन्नामलाई जी के यशस्वी नेतृत्व में बीजेपी जो है बड़े पैमाने पर तमिलनाडु में अपना बेस बना पा रही है, और अगर उससे किसी को तकलीफ है, तो ये तो एक हेल्दी कंपटीशन हुआ। हम बिल्कुल साथ हैं, और आज भी राष्ट्रीय लेवल पर एक समझौता है। और AIADMK इनकी तरह हरकतें नहीं करती है, वो सनातन के खिलाफ नहीं बोल रही है। तो मैं आपको यही कह रहा हूं कि जो पार्टियां हमारे साथ जुड़ी हैं, अगले 20 साल तक अग्रवाल, आप सनातन का मुद्दा दोबारा ले आए, इसीलिए मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। राम नरेश अग्रवाल कौन सी पार्टी में? तुहिन सिन्हा, राम नरेश अग्रवाल कौन सी पार्टी में? देखिए, जब वो बीजेपी में आए, उसके बाद उनको हिम्मत नहीं हुई ये करने की। आप एक राम नरेश अग्रवाल, ये तो समाजवादी पार्टी में जब वो थे, समाजवादी पार्टी के राम नरेश अग्रवाल उनसे पूछना चाहिए। राम नरेश अग्रवाल जब हमारे साथ कोई जुड़ता राम नरेश अग्रवाल का बयान गूगल कीजिए। जुड़ता है, जब आप सनातन के पुरोधा बनते हैं तो राम नरेश अग्रवाल का बयान गूगल कीजिए। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद पहला बयान उन्होंने भगवान विष्णु को लेकर, हनुमान जी को लेकर सवाल पूछ रही है, तो जवाब पूछिए। जिस दिन वो भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई जुड़ता है, उसके बाद उसमें हिम्मत नहीं होती इस तरह की बयानबाजी देने की। अगर जब उन्होंने इस तरह के बयान दिए थे, तब वो समाजवादी पार्टी में थे, और समाजवादी पार्टी से ये सवाल पूछना चाहिए कि समाजवादी पार्टी में रहकर ऐसे हिम्मत क्यों होती है लोगों की? सनातन के विषय में, क्योंकि विषयांतर हो रहा है, लेकिन फिर भी काउंटर करना जरूरी है। सनातन के विषय में ऐसी मानसिकता, ऐसी विचारधारा रखने वाला व्यक्ति बीजेपी में शामिल हो जाता है, तब दिक्कत नहीं होती। देखिए, जब नहीं, अगर उन्होंने जो भी बयान दिया था, एक तो सनातन धर्म पर प्रहार नहीं था, लेकिन मैं आपको दूसरी बात कह रहा हूं। अच्छा, वो सनातन धर्म पर प्रहार नहीं था, समाजवादी पार्टी में रहकर दिया था। तो क्या ये सवाल समाजवादी पार्टी से नहीं पूछी जानी चाहिए कि समाजवादी पार्टी में रहकर क्यों लोगों को इतनी हिम्मत होती है कि आज स्वामी प्रसाद मौर्य भी वही कर रहे हैं? सुरेंद्र राजपूत, 3-4 चीजें हैं। पहली चीज तो तुहिन सिन्हा साहब बहुत परेशान हो गए, क्योंकि इनके ऊपर परिवारवाद का आरोप चस्पा हो, क्योंकि परिवारवादी लोगों के साथ बेईमान भ्रष्टाचारियों का गठबंधन हो गया एनडीए अलायंस। इसलिए क्योंकि सारे भ्रष्टाचारियों को इन्होंने अपने पास से पोस्ट डेटेड चेक देने वाले भ्रष्टाचारियों का अलायंस है एनडीए। आप देखिए, महिला आरक्षण का बिल आज पास किया, काम आएगा 2034 में।
ऐसे पोस्ट डेटेड चेक महिलाओं को देकर के भरमाने की कोशिश उसी तरीके से कर रहे हैं कि पोस्ट डिजिटल युग में, कि जैसे कहीं ना कहीं लोगों ने 2 करोड़ क्या नाम रोजगार देने की बात की थी, 15 लाख रुपए देने की बात की थी, चीन को लाल लाल आंख दिखाने की बात कही थी। तुहिन सिन्हा साहब, मुझे ये बताइए ना जरा कि आप महिला आरक्षण बिल में ओबीसी कोटा के समर्थन में हैं या नहीं है, जाति जनगणना के समर्थन में है या नहीं है। अभी आप मणिशंकर पांडे जी बड़े बड़े हमारे पुराने साथी हैं, जिंदगी भर इनकी कांग्रेस में गुजर गई। आज की डेट में रामविलास पासवान जी को तमाम चीजें बतानी पड़ रही कि हाजीपुर से लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, कुछ नहीं बता सकते हैं। आज जवाब दे दो इनका। हाँ, मैं जवाब लूंगी, अभी तुहिन सिन्हा आ रही हूँ आपके पास, लेकिन सुरेंद्र राजपूत चलते चलते मुझे ये बताइए कि इंडिया गठबंधन की मजबूती कांग्रेस की मजबूती तो नहीं हुई, तो क्या ये मजबूती आप आने वाले विधानसभा के चुनावों में खोज रहे हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना। मैं आपको जिम्मेवारी से कहता हूं कि भारत मजबूत होगा, इंडिया मजबूत होगा, कांग्रेस अपने आप मजबूत हुई। देश के डीएनए में कांग्रेस है। राजस्थान भी जीतेंगे, मध्य प्रदेश भी जीतेंगे, छत्तीसगढ़ भी जीतेंगे, तेलंगाना भी जीतेंगे। आने वाले समय में पूरा देश इंडिया जीतेगा। हम 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में लड़ रहे हैं, हाँ। 40 की 40 सीटें बिहार में लड़ रहे हैं, सारी सीटें मध्य प्रदेश। इंडिया अलायंस लड़ रहा है। आपको कांग्रेस सपा बसपा का क्यों दिखाई दे रही? ठीक है, मनोज सिंह काका, क्या कांग्रेस का जो क्लेम है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान जीतने के बाद, क्या वो सीट शेयरिंग में झलकेगा ये कॉन्फिडेंस? नहीं, देखिए, कांग्रेस पर हमसे ज्यादा बेहतर हमारे भाई सुरेंद्र सिंह जी तो बता ही रहे हैं। सवाल हम 140 करोड़ लोगों का है, और इस तरह के लोग तुहिन कह रहे हैं कि कौन कब क्या बोला। इनको वाणी की व्यापकता का ही पता नहीं है। जो वाणी जुबान से निकल जाती है टीवी और सदन के बाहर भी उसका व्यापक असर होता है। वो किसी दूसरे दल में और किसी दूसरे संगठन में चले जाने से वो पवित्र नहीं हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी क्या वॉशिंग मशीन हो गई है? आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि कितने भी गंदे कपड़े आप उसमें डालोगे धुल जाएगा, आप यही स्वीकार कर रहे हैं? और आपने 1971 का चुनाव का आंकड़ा बताया, 1977 का नहीं बताया, जब भारतीय जनता पार्टी के सर्वश्रेष्ठ नेता और आपके आदर्श पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी भी पहली बार अगर मंत्री हो पाए थे, तो अपोजिशन का एका जब हुआ 1977 में, जब जनता दल की सरकार बनी, मैं समझता हूं कि केसी सर बताएंगे इस व्यापकता के आधार पर। तब तो आपका आधार पूरा खिसक चुका है। आपका पूरा विमर्श यही तो है जो रमेश भिदुड़ी का विमर्श है। आप इतने गिर चुके हैं। जिस देश की ये परंपरा रही है कि मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार है संचले साले सकल शरीर। आज तो बनारस में थे मोदी जी, वहां कबीर ने कहा है कि ऐसी बानी बोलिए मन का और उनको शीतल करें, आप शीतल हो। तो रमेश भिदुड़ी जी को देश के प्रधानमंत्री जी क्या सिखा रहे हैं? वही भाषा तुहिन क्या छत्तीसगढ़, पंजाब और दिल्ली का ये जो मतभेद है, ये मनभेद में तब्दील नहीं होगा, लेकिन विधानसभा चुनावों में विरोध में वोट मांगेंगे और लोकसभा चुनावों में एक साथ वोट मांगेंगे? गरिमा जी, अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस एक लोकप्रिय मॉडल है और इसमें हमने जनता के हित में काम किया है। बट मैं आपको आश्वस्त करती हूँ, जैसे आपने बाकी अलायंस पार्टनर से सुना, हम सारे मनभेद, मतभेद, महत्वाकांक्षाएं साइड पे रखकर साथ आए हैं, नेशनल लेवल पे साथ आए हैं। और निश्चित तौर पर जैसे एक आंकलन बताता है कि 428 सीट्स पर भाजपा को हिला देंगे, वो निश्चित तौर पर होगा, क्योंकि जनता त्रस्त हो चुकी है इनके झूठे वादों से, इनके 15 लाख के वादों से, इनके भिदुड़ी मॉडल से, जैसे कांग्रेस भाई ने बताया। तो जनता अब चेंज मांग रही है, जनता को चाहिए महंगाई से। तुहिन, पहली बार होगा ये, तुहिन, देश की राजनीति में ये पहली बार होगा कि बंगाल में लेफ्ट कांग्रेस टीएमसी एक साथ होंगे। एक सेकेंड, इसी पर बड़ा प्रिसाइज जवाब दीजिएगा, दाएं बाएं भटके बगैर। बंगाल में पहली बार होगा टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट एक साथ चुनाव लड़ेंगे। एक सेकेंड सुन लीजिए तुहिन, सवाल सुन लीजिए। बिहार में भी पहली बार होगा 2019 के बाद, जब जेडीयू आरजेडी एक साथ चुनाव लड़ेंगे, आपके विरुद्ध चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में भी पहली बार होगा। तो कैसे ये सीट शेयरिंग का जो आप दागते हैं निशाना, इसको अपने ऊपर कैसे अप्लाई करेंगे?
देखिए, मोदी जी में लोगों का जो भरोसा है ना, वो अप्रत्याशित है। पिछले 50 वर्षों में किसी प्रधानमंत्री में ये नहीं रहा था। अब आप मुझे 20 सेकंड दीजिए, मैं कांग्रेस का जवाब देना चाहता हूं। ये जो बार बार पूछ रहे हैं ना 2024 से लागू क्यों नहीं हो रहा है महिला आरक्षण, देखिए हम जो बिल लाते हैं वो न्यायिक रूप से पुख्ता बिल लाते हैं। इनकी तरह बिल नहीं लाते। कम्युनल वायलेंस बिल जो लाए थे, ये जिसका कोई सर पैर नहीं था। क्योंकि हम भटक रहे हैं, मोदी जी पर 2024 में अप्रत्याशित भरोसा। केसी त्यागी जी, क्या ये चेहरे का संकट इंडिया के लिए संकट बनेगा? बार बार वो मोदी पर क्लेम करते हैं। केसी त्यागी जी, क्या चेहरे का संकट बड़ी चुनौती इंडिया गठबंधन के लिए? देखिए, चेहरे का कोई संकट नहीं है, गठबंधन का कोई संकट नहीं है। मैं आपको 67 में ले जाता हूं, आपके जन्म काल से पहले का किस्सा है। कोई गठबंधन नहीं था, कोई चेहरा नहीं था। 9 राज्यों में हमने कांग्रेस पार्टी को पराजित किया था। 1971 में ले जाता हूं, जब ये इनकी सिन्हा जी की पार्टी भी हमारे साथ थी। जनसंघ, चरण सिंह का लोकदल, स्वतंत्र पार्टी और भारतीय जनसंघ, सोशलिस्ट पार्टी, हम सब लोगों ने 71 में इंदिरा जी के खिलाफ चुनाव लड़ा। चौधरी चरण सिंह हार गए, अटल बिहारी वाजपेयी हार गए, सारे नेता हार गए। ये समय दौर और काल परिस्थितियां होती हैं। इतिहास के पटल पे लिखा हुआ है। 77 के बाद अब क्या 2024 वैसा ही परिदृश्य पैदा कर रहा है? 2024 में एक तरफ मोदी का चेहरा और एक तरफ विपक्ष की ये संयुक्त लामबंदी ऐतिहासिक तो नहीं है, 77 में हम देख चुके हैं, लेकिन 2024 क्या 77 को दोहराता हुआ दिखेगा? सबसे बड़ा सवाल में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, प्रणाम। सबसे बड़ा सवाल प्रेजेंट